डॉक्टर साहब, अगले 24 घंटों में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन एनडीएमए ने टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। देखिए, ये तकरीबन उतना ही बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है जितना भारत ने पहले, अब यूँ समझें कि जितना पहला सैलाब था, जी पहले मरहले पे जो सैलाब आया जी था, जी। जो हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में देखा, उतना ही पानी और आ रहा है। सही। और ये नहीं है कि एक सैलाबी रेला जो है वो पंजाब से गुजर के उस सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तकरीबन उतना ही पीछे से उसमें शामिल भी हो रहा है। तो एक बार फिर वो दरिया जिनसे ऑलरेडी वो पानी गुजर के जा रहा था सिंध की तरफ, अब पीछे उसमें मज़ीद पानी जो है वो शामिल हो गया, और उतना ही शामिल हो गया जितना पहले। तो आप ही समझें कि अब ये जिसको हम एक तबाही कह रहे थे या जी बर्बादी कह रहे थे, तो वो उसमें इजाफा इसलिए हो गया कि मेरे ख्याल से मैं अपनी बात समझाने जी में जी कामयाब हो गया हूँ कि पानी जो लोगों का ख्याल था पानी गुजर चुका है, अब यहाँ से जी। गुजर गया है और जनूब की तरफ जाएगा और फिर सिंध में जाएगा और फिर दरिया बहर अरब में गिर जाएगा। लेकिन अब दोबारा दबाव। पानी जो है वो उन्हीं दरियाओं में, उन्हीं आबादियों में, उन्हीं, और ये जब ये पानी इतना जो है ये अल्लाह की रहमत भी है, लेकिन जब जहमत बनता है पानी, तो ये जब पहाड़ों को, घरों को, बस्तियों को ये तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो आप ये समझ लें कि अगर ये पानी ऊपर से कहीं आपको गिरता नज़र आ रहा है, तो उसमें बेशुमार जो हैं वो आप समझें कि बॉम्ब्स हैं या मिज़ाइल्स हैं, पत्थर हैं, उसमें उसमें दरख्त हैं, उसमें कचरा है, उसमें कंक्रीट है, घरों की टूटी हुई छतें हैं, मतलब उसमें बहुत कुछ है। वो सिंपली पानी नहीं है। तो वो जहाँ गिरता है उसको फिर अपने साथ तबाह करता हुआ आगे ले जाता है। तो अब ये है कि एक जहन में ये चीज़ थी कि ये सैलाब गुज़र के आगे जाके और वो ख़त्म होगा, लेकिन अभी जो है ये आगे तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही इसमें फिर बारिशें भी शामिल हो रही हैं। तो एक कुदरती आफत है, अल्लाह ताला अपना करम करे। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि फिर वही बात कि मैन-मेड क्राइसिस भी है। 36,000 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, 36,000, और इनमें से अक्सरियत, अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएं तो आपको कोई हाउसिंग सोसाइटी अगर मिलती थी तो वो हुकूमत ने बनाई होती थी, कोई मतलब मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन हैं, या उनके लिए, या किसी और अंदाज में कोई जो है वो होता था शहर एक्सपेंड होना है तो जी ये स्कीम बननी है, ये स्कीम बहुत कम 20-25 साल, ये पिछले 20-25 सालों में, जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक चीज़ का एक होता है ना, बूम आता है उसके बाद वो बबल फटता है, तो ये बबल आया और बबल वो उसके बाद बस्ट हो गया। .com बबल, और ये बबल्स जो आते हैं ना, एक बबल आया और वो हाउसिंग सोसाइटियों का बबल वो ख़त्म हो गया आज से, और इन हाउसिंग सोसाइटियों की फिर थ्रू मनी लॉन्डर और अच्छा जी बहुत पैसा मुल्क से गया, और उसमें लोगों के हमेशा जहन में यही रहा कि भाई तो कानूनी सोसाइटी है, और कानूनी सोसाइटी है तो हम घर लें, वो लोग क्या देखते हैं इसमें, और एक ने लिया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, और बड़े बड़े उसमें इश्तिहारात, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज सब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, और लोग क्या देखते हैं चीज़ की, ये भी मंजूर है, ये अगर सूबाई हुकूमत से भी मंजूर है, लोकल अथॉरिटी ने भी मंजूर किया हुआ है, वफाकी हुकूमत ने भी लाइसेंस दिए हुए हैं, तो मंजूर है सबको। तो वो अब अचानक पता चल रहा है कि जी वो तो इलीगल थी, इसने परमिशन दी थी, उसने दी थी। मैं आपसे बात करूँ ना कि इसमें बहुत पैसा मुल्क से बाहर गया, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा तरीका जो अब सामने आ रहा है या आएगा या आना चाहिए, वो है कि पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान से बहुत बड़ा पैसा जो मनी लॉन्डर हुआ है वो क्रिप्टो के थ्रू हुआ। ठीक है, क्रिप्टो के थ्रू हुआ, और उसमें बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियात, गेमिंग एप्लीकेशंस और ये और वो, और उससे हट के, यानी गेमिंग एप्लीकेशन तो एक चीज़ है ना, उससे हट के क्रिप्टो के थ्रू पैसा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बाहर गया, क्योंकि उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं था यहाँ पे, और अभी भी उसके लॉज इतने वाजे नहीं हैं, तो लोगों ने क्रिप्टो में यहाँ से पैसा वो बाहर ले गए, और जो है उसके नतीजे में
पैसा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर चला गया। तो ये सारा वो पैसा है मेरे ख्याल में जो कि ये जो तबाही और बर्बादी है, इस पे पैसे को वापस ला के उससे अरसर नौ तामीर करनी चाहिए। और बहुत पैसा है, बहुत कई सालों का बजट बनता है पूरे पाकिस्तान का, दिफाई बजट, आपका ज़राअत का बजट, आपके तरक्याती मंसूबे, और जो मुतासरीन हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, इनके मालकान को अरेस्ट करके इनकी जायदादें जब्त करके उनको पैसे वापस करने चाहिए। जो बाहर ले गए हैं तो वो मतलब कोई इसका मैकेनिज़्म मेरे ख्याल से बनाना चाहिए रियासत को, और वो बनाएंगे आने वाले दिनों में। बाकी जो लोगों ने खुद ही वो किसी ने नाले के किनारे रिजॉर्ट बना लिए, होटल बना लिए, वो बना लिए, वो बहरहाल उनसे गलतियाँ हुई, लेकिन इंसान है तो उनकी भी मदद सबको करनी चाहिए। तो देखते हैं कि मामला कहाँ जाके ख़त्म होता है। बहरहाल सैलाब जो है वो बड़े पाकिस्तान के इलाके में है, और उसके साथ ही जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब और उनकी जमात पे, और महमूद खान अचकज़ई भी उसमें थे गालिबन, उन पे उनके जलसे में सुबह अटैक हुआ अल्लाह सुबह, और उसमें शहादतें हुई। तो अल्लाह ताला मतलब दर्जात बुलंद फरमाए शुहदा के। उससे पहले फितना ख्वारिज की तरफ से एक मामला हो रहा था, उनकी तरफ से एक हमला हुआ था। तो ये दहशतगर्दी भी एक कांस्टेंट फैक्टर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दहशतगर्दी अगर मतलब ख़त्म हो जाए तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये दहशतगर्दी तो हमेशा होती है, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, जैसे डिप्लोमेसी है, जैसे आपके डिफेंस है, जैसे बाकी मामला हैं, जैसे आपकी खुराक है, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब आ जाएं जी, सारी दुनिया ने तो आज देखा कि सुबह जो है अल सुबह चाइना की जो फतह हुई दूसरी जंग अज़ीम में पैसिफिक थिएटर, ये जो पैसिफिक थिएटर है ये सबसे बड़ा थिएटर, अगर आप इसको रकबे के लिहाज से देखें ना कि कितना बड़ा थिएटर था, तो ये सबसे बड़ा जो है ये थिएटर जो है ये पैसिफिक थिएटर था। और अगर और यहाँ पे चाइना जो है उसने फिर शिकस्त दी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके। तो एक तरफ जापानीज़ थे। अब जापानीज़ कितने बड़े थे, अगर आपने उस ज़माने में, ये मैं नाइन्थ अगर हम देखें, नाइन्थ स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो हमें अंदाज़ा हो कि कितना ये जापानीज़ कितने बड़े इलाके पे, ये मैप अगर देखें तो कितना बड़ा जापान है। 1942 में जो जापान है वो नाइन्थ अगर हम दिखाएं मैप, तो जो जापानीज़ एम्पायर है वो बहुत बड़ी एम्पायर है, ठीक है ना। और वो जो है वो आपको बहुत बड़े इलाके तक वो फैली हुई नज़र आती है जापानीज़ एम्पायर। अच्छा, उस जापानीज़ एम्पायर को फिर उसके बाद जो एक शिकस्त हुई, ये पूरी ये रेड सारा जापान है, सही, ये पूरा रेड जापान है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं ना, ये जापानीज़ यानी पैसिफिक थिएटर में शुरू तो 37 में हुआ ना, ये मंचूरिया में एंटर हो गए, जापानीज़ एम्पायर जो थी वो मंचूरिया में एंटर हो गई, लेकिन जो मेनलैंड चाइना, लेकिन उसके बाद जो है वो बाकी जो पावर्स हैं वो 41 में बरतानिया और इसमें अमेरिका और वो सारे और फ्रांस, क्योंकि वो फ्रेंच इंडो चाइना में घुस गए, ये बर्मा और सियाम, और ये सियाम थाईलैंड है। तो ये सारा आप देखें कितना बड़ा, और ये डच ईस्ट इंडीज़ वहाँ पे, न्यू गिनी, तो जापान कितना बड़ा है आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। ये पूरा रेड जो है ये जापानीज़ एम्पायर है 1942 की। अब तो लेकिन इसमें जो है वो फिर ये बहुत बड़ा, आप देखें ना, साउथ ईस्ट चाइना सी, पैसिफिक, इसमें कुछ इंडियन भी आ रहा है ओशियन, इसमें सी ऑफ जापान भी है ऊपर, इसमें पूरा कोरियन पेनिनसुला आ रहा है। यानी ये बहुत बड़ा, अगर आप इसको देखें ना तो ये आपको एक्चुअली यूरोपियन थिएटर से बड़ा थिएटर था ये, ठीक है, और यूरोपियन थिएटर से बड़ा थिएटर था। और इसमें जो है फिर जापानीज़ जो हैं उनको उनके अगेंस्ट ये सारे अलाइज पर जमा होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने 41 में ये फिर पर्ल हार्बर हुआ, जापानीज़ ने जो है वो पर्ल हार्बर किया वहाँ पे जाके। 42 में जो है वो ये तो जापानीज़ जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा करने जा रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया को बचाया फिर अलाइज ने, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रहे थे जापानीज़ तो बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद फिर ये तेहरान में जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है,
तो उसमें फिर चूँकि मौजूदगी थी उसमें चाइना की भी मौजूदगी थी, तो वहाँ पे तेहरान में ये डिसाइड हुआ कि क्या करना है। पहले इसको तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं, और फिर उसके बाद जो है वो याल्टा में फाइनलाइज हुआ, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे तो जापान की शिकस्त हुई है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर ना गिरते हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में, तो जापान जीत गया था। ये इस दूसरी जंग अजीम की बड़ी एक खौफनाक बात है कि जैपनीज इसमें जीत गए थे। ये अगर यानी उसका क्लोजर न्यूक्लियर से हुआ ना जी, उसका क्लोजर जो है वो न्यूक्लियर से हुआ, तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए, और उसके नतीजे में जापानीज ने फिर चंद दिनों के बाद सरेंडर कर दिया। लेकिन यह है कि इसमें जो चाइना, ये स्टार्ट चाइना से हुआ था। यानी जब 37 में मंचूरिया पे हुआ, तो ये चाइना ने ही स्टार्ट किया था जापानीज़ के साथ, और बड़े रुथलेस जापानीज एम्पायर जो थी, बड़ी रुथलेस। और ये आप देखें कि चाइना जो है वो यानी उनके यहाँ एक रेजिस्टेंस तो शुरू हो चुकी थी। ये पीएलए जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसकी परेड हमने देखी, ये तो 1927 में बन गई थी। 1927 में ये पीएलए बन गई थी। यानी अगर 49 में चाइना आज़ाद हुआ है, 49 में, तो आप उससे पहले गोइंग बैक, लेकिन पीएलए की आ चुकी बात हो रही है। तो ये जो है ये तो बहुत पहले बन गई थी। लेकिन इसमें जो इशू है, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज जो परेड हुई, वो परेड जो है वो सारी दुनिया ने देखा। 1 अगस्त 1927 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनी थी, और एक मुजाहिमती तहरीक थी पहले, फिर 2 हिस्सों में टूट गई। ये केएमटी वाले अलग हो गए, वो नेशनलिस्ट अलग हो गए, वो फिर बहरहाल जो ताइवान बन गया बाद में, और वो सारे आपस में लड़ाई हुई सारी। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो सरबराही है वो जो है वो इसकी स्ट्रक्चरिंग इस तरह से है कि जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन वो इसको हेड करता है, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है वो इसको हेड करता है, और उसके सरबराह जो हैं वो शी जिनपिंग है। सही। यानी जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो सेंट्रल मिलिट्री वो फौज के भी सरबराह हैं, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भी सरबराह हैं, और वो जो पोलिट ब्यूरो है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको भी वो हेड करते हैं, जिसकी चुनाव होता है मेंबर्स का, परमानेंट मेंबर, पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स सारे। और उसमें जो है फिर वो आगे अगर हम अब देखें, ये इसमें फिर हमें उनका मिलिट्री कमीशन है, स्टेट काउंसिल एक तरफ है, फिर नेशनल डिफेंस, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, फिर थिएटर्स हैं बहुत सारे उनके, नेवी है, इसमें आर्मी है, इसमें एयरफोर्स है, लेकिन इसमें एक रॉकेट फोर्सेस भी हैं उनकी, ठीक है ना, और इसमें मिसाइल फोर्सेस अलग हैं, साइबर स्पेस अलग है इनकी, और इनकी जो मतलब साइबर स्पेस अलग है, स्पेस एरोस्पेस अलग है, मतलब बहुत सारे, बहुत आप कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एक इनका ऐसा है कि जिसको आप जितना देखते जाएं तो उतना ही। पुलिस भी है, और इनके थिएटर्स हैं, 5 थिएटर्स हैं। ये अगर हम देखें ना 4th, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से समझ में आती है कि इसमें जो है ये इनके ऑर्गन्स हैं एक तो, और फिर थिएटर्स अगर आप देखें तो ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल, फिर एयर फोर्स है, फिर रॉकेट फोर्स है, फिर मिसाइल फोर्स है, फिर एयर फोर्स फ्लीट्स हैं, ग्राउंड आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवी, यानी बहुत मुनज़्ज़म। और फिर इसी से एक सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका पोलिट ब्यूरो भी साइड पे, तो वो सारे आपस में पूरा सिस्टम इस तरह से इंटीग्रेशन है कि पॉलिटिकल और जो ये अगर हम 5th देखें इसकी, ठीक है ना, तो ये इसमें हमें आर्मी, नेवी, रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, बहुत एक फैला हुआ पूरा जो है एक इनका सिस्टम है सारा। और उसमें अगर हम 6 देखें तो लीडरशिप इस तरह से चाइना में चल रही है कि वो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ये जो 6th है ये बड़ी उनकी पोजीशन बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती है कि शी जिनपिंग जो है वो प्रेसिडेंट हैं, फिर वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन हैं, यानी फौज को भी हेड कर रहे हैं, और फिर साथ वो कम्युनिस्ट पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं। वो उसके नीचे फिर पोलिट ब्यूरो आ रहा है, फिर उधर से वो प्रेसिडेंट के तौर पे वो सारी दुनिया को जो मिल रहे हैं तो प्रेसिडेंट के तौर पे मिल रहे हैं, मुल्क के अंदर वो कम्युनिस्ट पार्टी को हेड कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है ये पूरा ये इस तरह से उनका, तो वो
एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कि जब आप शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं तो असल में वही मैंने बात की थी कि आप फौज के सरबराह से भी बात हो रही है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे जो बड़ी और ज़्यादा रूलिंग पार्टी है और एक कम्युनिस्ट पार्टी ही है, तो उसके सरबराह से भी बात कर रहे हैं और प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे हैं। तो अच्छा, अब इसमें आज ये है कि 90 मिनट की इसकी ड्यूरेशन थी सही। और ये तिएननमेन स्क्वायर पे जो है ये बहुत बड़ी तस्वीर चेयरमैन माओ की जो है वो वहाँ पे आवेज़ा थी, और जो चेयरमैन माओ के ही जो टिपिकल उनका चेयरमैन माओ का ही ड्रेस था जो वो पहनते थे चेयरमैन माओ, तो उसी ड्रेस में शी जिनपिंग हमें नज़र आए, प्रीमियर शी जिनपिंग। और उसमें उन्होंने जो है वो जो मैसेज दिया उन्होंने, अच्छा 80 के हिसाब से ना वहाँ पे मतलब है कि कुछ 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी दस्ते थे, 26 मुल्कों के रहनुमा मौजूद थे। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो 80 दफ़ा तोपें चलीं, फिर 80,000 जो हैं वो छोड़े गए, इसमें जो कबूतर छोड़े गए, 80,000 गुब्बारे, 80 क्योंकि 80 साल हुए हैं, मतलब 45 से 2025 तक, तो 80 ईयर्स, तो 80 ईयर्स की जो सेलिब्रेशन है। और उसके बाद जो है वो अच्छा, फिर चाइना एक इंटरनल रिफ्ट भी हुआ ना, चाइना तो बहुत प्रॉब्लम्स से गुजरा है ना, इंटरनल फिर एक रिफ्ट हुआ, फिर चेयरमैन माओ आए, फिर वो बहुत कुछ उसके बाद भी होता रहा, मतलब बहुत कुछ होते 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 आप समझें ये कोई पिछले 20-25 सालों में चाइना उभर के सामने आया है। और इसकी अगर कट ऑफ लाइन आपने बनानी है तो आप चाहें तो दिसंबर 2001 से बना लें, 9/11 के 2 महीने बाद से बना लें, जब WTO का मेंबर चाइना बनता है और दुनिया के सामने खुलता है, वो बिल्कुल एक आप समझ लें कि एक दुनिया की मार्केट्स में एंटर होता है। और इतनी तेज़ी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है PLA, सबसे बड़ी फ़ौज है दुनिया की, और सबसे ज़्यादा बजट PLA के पास है, और सबसे ज़्यादा फ़ौजी बजट भी चाइना के पास है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टूल्स भी चाइना के पास है। और आज जो है वो उन्होंने अपने वेपन्स जो थे वो बिल्कुल ऐसे हाई टेक वेपन्स उन्होंने आज दिखाए जिसके बारे में अभी तक चमगुइयाँ ही हो रही थी कि क्या ये है या नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे ये जो उनका डोंगफेंग 5C है, DF-5C को कहते हैं। डोंगफेंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये जो मौसम बहार की हवा, ईस्ट विंड जो है उनका एक है सिलसिला, तो उससे ये डोंगफेंग, तो ये DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक ये न्यूक्लियर मिसाइल, ये पूरी दुनिया में हर जगह पे ये पहुंच सकते हैं। और उसके बाद जो है ये डोंगफेंग 61, अच्छा इससे पहले 41 था, डोंगफेंग 41 आया था ना जब, तो ये था कि शायद या जो DF-41 के बाद ये था कि शायद 45 आ रहा है, या शायद ये था कि 50 आ रहा है। लेकिन ये डोंगफेंग 61 जो मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल, इसमें हाइपरसोनिक ये भी, और फिर 26D भी इन्होंने इसी सीरीज़ का दिखाया, DF-26D। इसको इन्होंने गुआम किलर का नाम भी देते हैं। गुआम वो जजीरा है, वो जो स्पेन से एक गुआम तो एक है ना जो पैसिफिक के अंदर, जो कि स्पेन से अमेरिका ने जो सारा सिलसिला हुआ था, तो अमेरिकन बेसिस हैं गुआम पे, तो गुआम किलर और इस तरह का उसका नाम रखा हुआ है। फिर उसके बाद ये है कि हाइपरसोनिक एंटी शिप और स्ट्राइक मिसाइल्स, उसमें YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 ये फर्स्ट टाइम आए हैं सामने, ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं, और ये एंटी शिप और स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप और स्ट्राइक मिसाइल्स हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद YJ पूरी सीरीज जो है ना ये एंटी शिप मिसाइल्स की है, और ये जो है ये इसमें इस बात की मुकम्मल सलाहियत है कि ये जो रेडार सिस्टम्स हैं उनको ये उनको